हो गए अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा निहाल हो गए क्योंकि जीत बढ़िया दर्ज। हर कोई कोशिश तो करता है, लेकिन इन्होंने हदें ही पार कर दी। कांग्रेस के कुछ लोगों ने आपके क्षेत्र में आपका साथ ना दे करके दूसरे जो प्रत्याशी थे उनका साथ दिया। हनुमान बेनीवाल आपके बड़े भाई जैसे जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने धोखा दे दिया। पहले तो बहुत बात हुई थी और उसके बाद में फिर टाइम नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उन पर आरोप लगे कि उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी का साथ दिया था। जब तक कोई हकीकत सामने नहीं आती है तब तक कोई कहना ठीक नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी का जिक्र करना चाहूंगी, आपके प्रतिद्वंदी थे, अच्छी टक्कर दी उन्होंने आपको। जनता ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है जो जातिवाद का जहर घोलते हैं। गुमराह करने वाले लोग लंबे नहीं चलते। आर्मी के अंदर अग्निवीर की जो भर्ती लेके स्कीम लेके आए उससे युवा बहुत नाराज हुए। हर कोई कोशिश तो करता है, लेकिन इन्होंने हदें ही पार कर दी और उसका जवाब जनता ने दे दिया। सरकार बनने के बाद में वो सरकार सबकी होती है, पूरी जनता की होती है। आप दिल्ली जाकर आए हैं, नेताओं से मुलाकात की है, क्या इन लोगों की शिकायत दी है आपने? कार्रवाई होगी? हो रहा है वहाँ पर एक दरी पट्टी तक नहीं है। ये तस्वीरें, ये वीडियोस वापस कभी हमें देखने को नहीं मिलेगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि अगले 5 साल के अंदर ऐसी कोई स्कूल नहीं बचे जिसके पढ़ने के लिए पक्का भवन नहीं हो। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुके हैं। जो नतीजे आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। राजस्थान में जो नतीजे आए, जो रिजल्ट आया वो एक्सपेक्टेशन से परे था, क्योंकि बीजेपी की उम्मीदें कुछ और थी और कांग्रेस की उम्मीदें कुछ और। मगर कांग्रेस की उम्मीदें रंग लाई और तकरीबन 10 साल बाद कांग्रेस राजस्थान में अपना खाता खोल पाने में सफल हुई। इन सबके बीच राजस्थान की एक सीट जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई थी, फिर चाहे वो हमारे प्रदेश के वासी हो या फिर देश के लोग हो, वो है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट। क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय था और इस सीट पर इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी ने बीजेपी का 10 साल पुराना किला ढहा दिया, और वो भी चुटकियों में। मतलब बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो सेकंड पोजीशन पर भी नहीं आ पाए। सेकंड पे आप सभी जानते हैं कि जो शिव विधायक है, निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने सेकंड पोजीशन पर अपनी जगह बनाई। तो वहीं फर्स्ट पर कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल ने अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत दर्ज किया। उमेदाराम जी, सबसे पहले पंजाब केसरी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। पंजाब केसरी परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उमेदाराम जी, बाड़मेर जैसलमेर की जनता की आवाज़ आपके साथ डटी रही। आपके जो चुनाव प्रचार प्रसार में देखा गया, बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं हुई, लोगों का हुजूम उमड़ा था। कैसे हुआ ये सब? बिल्कुल बाड़मेर जैसलमेर के लोगों का कांग्रेस पार्टी के प्रति रुझान था, और जो 10 साल बीजेपी के कार्यकाल के थे वो निराशाजनक थे जनता के लिए। और विशेषकर युवाओं के अंदर रोष था कि जो मोदी जी ने वादा किया था कि करोड़ों की संख्या में नौकरी देंगे, लेकिन नौकरियों का कोई अता पता नहीं। निजीकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। जो बड़े उद्योग थे वो और बड़े होते गए और सिर्फ बड़े उद्योगों को ही फ़ायदा हुआ, और रोज़गार के ऊपर कोई युवाओं के लिए विशेष योजना नहीं लेके आए। और सबसे ज़्यादा रोष तो उस समय हुआ युवाओं को कि जब फौज आर्मी के अंदर अग्निवीर की जो भर्ती लेके स्कीम लेके आए उससे युवा बहुत नाराज़ हुए। और किसानों के लिए भी कुछ खास किया नहीं, जो भाषणों में कहते थे, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क था। इसलिए पूरे देश के अंदर बीजेपी के प्रति निराशा थी लोगों में। और विशेषकर जो संविधान बदलने की बात की वो लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपनी पे ले लिया और कि बीजेपी को सबक सिखाना है तो सिखाया, और बिल्कुल पूर्ण बहुमत नहीं आने दिया और विपक्ष को मजबूत किया। उमेदाराम जी, लोग कह रहे हैं कि उमेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस में लाना सफल हो गया, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा निहाल हो गए क्योंकि जीत बढ़िया दर्ज की है। देखिए, ये तो सभी पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ। कांग्रेस पार्टी एक संगठित पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और सब मिलके चुनाव लड़ा, सब ने अच्छी मेहनत की, तभी ये मुकाम हासिल हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आपके क्षेत्र में एक बात जो सबसे ज़्यादा देखी गई वो था जातिवाद। जातिवाद हावी रहा, चरम पर पहुंचा, और इसको लेकर तरह तरह की बातें भी हुई। अब आप सांसद बन गए हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप लोकसभा में करेंगे। ये जो जातिवाद जो गहरा गई आपके क्षेत्र में, कैसे कम करेंगे? हमेशा हमने यही प्रयास किया कि तार का भाईचारा अपना जो बनी रहे, और हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए कि अपना भाईचारा कायम रहना चाहिए। और पूरे कैंपेन के दौरान इस चीज़ को बार बार दोहरा रहे थे, लेकिन उन विपक्ष के लोगों ने अपना निजी फ़ायदा उठाने के लिए, जो राजनीति के अंदर हर कोई कोशिश तो करता है, लेकिन इन्होंने हदें ही पार कर दी और उसका जवाब जनता ने दे दिया। क्या लगता है उमेदाराम जी, कैलाश चौधरी इस बार जीत नहीं पाए, 2 बार से लगातार सांसद है, मगर इस बार वो सेकंड पोजीशन पर भी अपनी बढ़त नहीं बना पाए, थर्ड लेवल पर वो खिसक गए, क्या वजह मानते हैं?
देखिए, कैलाश चौधरी जी के अंदर में मंत्री थे, लोगों के बीच में टाइम नहीं दे पाए और लोगों की आशा और अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं कर पाए। विशेषकर वो जो महकमा था किसानों का, तो किसानों के लिए कुछ खास कर नहीं पाए और विशेषकर किसानों का जो फसल बीमा क्लेम था वो भी पूरा नहीं दिला पाए। कंपनियां के लोगों ने बहुत बदमाशी की और मिली भगती के कारण किसानों का क्लेम कंपनियां खा गई और उस वजह से किसानों के अंदर गहरी नाराज़गी थी। और बाड़मेर जैसलमेर के लोगों के लिए जो वादे करके आए थे वो वादे एक भी पूरा नहीं हुआ। जैसे बाड़मेर के अंदर एयरपोर्ट का बार बार दोहराते रहे कि सिविल एयरपोर्ट बनवाएंगे, जैसलमेर बाड़मेर होते हुए गुजरात तक सीधी रेलवे लाइन से जोड़ेंगे। इस प्रकार कई ऐसे वादे थे जो पूरा नहीं कर पाए। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत मोदी जी ने ये पहले से इनके मंत्री वर्ग सभी बोलते थे कि घर घर तक पानी पहुंचाएंगे, जल पहुंचाएंगे, लेकिन वो भी नहीं पहुंचा पाए। और कुछ जगह नल तो लगा दिए लेकिन जल का कोई अता पता नहीं था। इस प्रकार कई ऐसी चीज़ें थी जो लोगों में गहरी नाराज़गी थी। उमेदवार राम जी, आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, मगर आपका क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर पानी भी जल्दी से नहीं पहुँच पा रहा है, मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा। अब अगर आपके चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान आपको याद हो, ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हुए थे कि एकदम थार के अंदर स्कूल बने हुए हैं, झोपड़ी के अंदर स्कूल चल रहे हैं, दरी पट्टी नहीं है, पानी लोगों को वहाँ पर मुहैया नहीं है। तो आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, मगर ये मूलभूत सुविधा है, अब आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, हम प्रयास करेंगे पूरा। जैसे लंबे समय से हमारी लंबित मांग है कि इधर जो पश्चिमी राजस्थान कैनाल परियोजना जो लंबे समय से लंबित है और गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में जो समझौता हुआ जल समझौता, राजस्थान के हिस्से का पानी अभी तक नहीं आ पाया है। इसके लिए हम मजबूती से पैरवी करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि बार बार उनको याद दिलाएं, क्योंकि हम अभी सत्ता के अंदर तो नहीं है लेकिन विपक्ष में है, तो विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएंगे और अपना काम करवाएंगे। उमेदवार राम जी, राजस्थान से 4 मंत्री इस बार सेंटर में है, जैसे कि आपको पता ही होगा, और उन चारों मंत्रियों के जो विभाग है उनके जो काम है वो आपके क्षेत्र में पेंडिंग है, कैसे पूरा करवाएंगे, क्योंकि आप अपोजिशन में हैं आप? देखिए, उनसे कहेंगे काम तो जनता का करना ही पड़ेगा। अपोजिशन के वालों के काम होते नहीं है या करेंगे नहीं, ऐसा तो लोकतंत्र में चलता नहीं है। और सरकार बनने के बाद में वो सरकार सबकी होती है, पूरी जनता की होती है, तो काम करवाना उनका फ़र्ज़ है और याद दिलाना हमारा फ़र्ज़ है। रविंद्र सिंह भाटी का जिक्र करना चाहूँगी, आपके प्रतिद्वंदी थे, अच्छी टक्कर दी उन्होंने आपको, अब उनका राजनीतिक भविष्य कैसे देखते और क्या सलाह देना चाहेंगे एक सीनियर लीडर होने के नाते? देखिए, वो खुद राजनीति करते हैं और हम किसी को सलाह नहीं देते हैं। जो अपना उनको ठीक लगेगा वैसा करेंगे, लेकिन वो जो जनता को ठीक लगेगा वही जनता करेगी। और जनता ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है जो जातिवाद का जहर घोलते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए, फ़ायदे के लिए जनता को गुमराह करते हैं। गुमराह करने वाले लोग लंबे नहीं चलते। आप खुद एक पुलिस वाले रह चुके हैं, अब आप सांसद बनकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, पहले आप मंत्रियों को सलाम किया करते थे, अब पुलिस वाले आपको सलाम करेंगे, कैसी फीलिंग है? भाई हैं पुलिस वाले हमारे, भाइयों के साथ में भाई की तरह रहेंगे और उनकी जो भी समस्या होगी उनका समाधान करेंगे। और ऐसा हम तो भी समझ, जो फ़र्क है ना ऊपर ऊंच नीच का, छोटे बड़े का, वो इतना आज के ज़माने में नहीं चलता। पहले में बहुत ज़्यादा होता था और अब यूरोपियन कल्चर अपने यहाँ आने लग गया। वहाँ आदमी के अंदर भेद नहीं होता है, सब बराबर है। तो और वैसे ही हमारे संविधान में भी सबको समानता का अधिकार है, एक दृष्टि से देखा जाता है। तो हम भी चाहे कितना भी सामान्य व्यक्ति हो या बहुत बड़ा व्यक्ति हो, उसमें उसके व्यक्तित्व में और उसके देखने के नज़रिए में कोई फ़र्क नहीं करेंगे। उमेदवार राम जी, चुनावों के दौरान एक बात सामने आई कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने आपके क्षेत्र में आपका साथ ना दे करके दूसरे जो प्रत्याशी थे उनका साथ दिया। आप दिल्ली जाकर आए हैं, नेताओं से मुलाकात की है, क्या इन लोगों की शिकायत दी है आपने, कार्रवाई होगी इनके ऊपर? नहीं, जो नहीं किया उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और आगे होती रहेगी। बाकी सब ने मिलकर साथ दिया। एक एक आदमी ने, एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता, जनप्रतिनिधि, सब ने मिलकर इस चुनाव को मिशन की तरह लड़ा, तभी हम सक्सेस हुए हैं। बाकी अब चुनाव के अंदर छोटा मोटा मन मुटाव कहीं चलता रहता है, तो उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे। हनुमान बेनीवाल आपके बड़े भाई जैसे हैं, जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं, मगर इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। आपको पता ही होगा, इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, मगर अब लास्ट मोमेंट पे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने धोखा दे दिया इंडिया गठबंधन को, आप क्या कहेंगे?
देखिए, वो उनकी राजनीति करने की तरीका अलग है और वो उनके निजी विचार हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम तो ये नहीं कहेंगे जी कि जिस किसी के साथ में रहते हैं तो विश्वास के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के भरोसे के ऊपर खरा उतरना चाहिए। बात हुई थी आपकी हनुमान बेनीवाल जी से जब आपने जीत दर्ज की बधाई दी उन्होंने फ़ोन करके? बिल्कुल, पहले तो बहुत बात हुई थी और उसके बाद में फिर टाइम नहीं मिला, भागा-दौड़ी में ऐसे ही रहे। अभी तो साथ में ही हैं, दिल्ली आएँगे तो मिलते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। अच्छा उमेदाराम जी एक चीज़ और पूछनी थी, आपको याद ही होगा चुनावों के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आपकी पार्टी के सीनियर नेता उन पर आरोप लगे कि उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी का साथ दिया था चुनावी प्रचार प्रसार में, और उसके बाद हुआ यूं कि उन्हें खुद को सफाई तक देनी पड़ी। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस बारे में मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जब तक कोई हकीकत सामने नहीं आती है तब तक कोई कहना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सभी लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता दिखाते हुए मजबूती से चुनाव लड़ा, तभी इस परिणाम के तक पहुँचे। उमेदाराम बेनीवाल अब अपने क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के लिए वो कौन से काम है जो प्रायोरिटी पर करेंगे और लोकसभा में उसके हक के लिए उसकी लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहला तो माई डैम का पानी है जो पश्चिम राजस्थान के लोगों के लिए पेयजल और सिंचाई के लिए जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचे। उसके साथ साथ में एजुकेशन के सेक्टर में जो बड़े शहरों के अंदर जो सुविधाएं हैं, जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की स्मार्ट एजुकेशन के तहत स्मार्ट क्लासरूम वगैरह, उसके माध्यम से शिक्षा के स्तर को सुधारने का बेटर प्रयास करेंगे और मूलभूत सुविधाएँ, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सबका पूरा लोगों का ख्याल रखते हुए मैक्सिमम जो लोगों के लिए करा सकते हैं वो करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे। नई रेलवे लाइन का जो लंबित है मामला लंबे बड़े समय से, जो बॉर्डर के सिक्योरिटी के हिसाब से भी और आर्मी के हिसाब से भी, सुरक्षा दृष्टि से और ट्रांसपोर्टेशन के सभी दृष्टि से पूरे पश्चिम राजस्थान के विकास के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, गुजरात सीधा रेलवे लाइन से जोड़ना, ये प्रमुखता से मुद्दे रहेंगे। और नए उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित नए उद्योग पश्चिम राजस्थान में, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में कैसे लगे। कपड़ा उद्योग जो आज जो उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसके सुधार कैसे हो। पोल्यूशन जो कंट्रोल के माध्यम से एनजीटी का जो डंडा हमेशा कपड़ा उद्योगों के ऊपर रहता है। गंदे पानी की समस्या है, जो जोधपुर का पानी, बालोतरा का पानी और पाली का गंदा पानी जो किसानों के खेतों में आता है, उसका भी स्थायी निवारण करना, ये प्रमुखता से मुद्दे रहेंगे। इसके साथ साथ हर किसी शोषित, दलित, पीड़ित, छत्तीस कौम के लोगों को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आगे की पंक्ति में उनके साथ खड़े मिलेंगे। उमेदाराम जी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या अब उमेदाराम बेनीवाल से उम्मीद की जा सकती है कि थार में जो अभी तस्वीरें वायरल हुई, जो वीडियोस वायरल हुई कि बच्चे एक झोपड़ी में भरी गर्मी में, भरी दोपहर में पढ़ने को मजबूर है, वहाँ पर एक दरी पट्टी तक नहीं है, ये तस्वीरें, ये वीडियोस वापस कभी हमें देखने को नहीं मिलेगी? हमारा प्रयास रहेगा। कुछ जगह आपकी बात सही है कि कई जगह ज़मीनों के विवाद की वजह से आपसी समझौता नहीं हुआ है कि कोई विवाद, छोटे मोटे विवाद के कारण स्कूलों के भवन नहीं बने हैं, तो उनका सरकारी प्रयास स्कूल रहेगा। के वीडियोस हाँ, सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे गांव की स्कूल थी, एक बबूल की पेड़ के नीचे वो 20 साल स्कूल चली और जब 2014 के अंदर मेरी वाइफ सरपंच बनी तब मैंने सबसे पहले उस स्कूल का जो आपसी विवाद था, उस विवाद को मिल बैठ के उसको सुलझा कर उस स्कूल की बिल्डिंग बनाई। वैसी आज भी कई स्कूलें हैं जिसकी बिल्डिंगें अभी तक बनी नहीं है क्योंकि वहाँ ज़मीनें नहीं है। अगर ज़मीन है तो उनका विवाद है आपसी जो पैमाइश का वगैरह, उन सभी विवादों का समाधान करके जो भी स्कूलों की कमी है भवन की, उसको बनाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि अगले 5 साल के अंदर ऐसी कोई स्कूल नहीं बचे जिसके पढ़ने के लिए पक्का भवन नहीं हो। जी, तो देखिए उमेदाराम बेनीवाल का साफ तौर पर ये कहना है कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने जिस उम्मीद के साथ इनको जिता करके लोकसभा पहुंचाया है, ये उन उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरेंगे। आपका क्या कुछ कहना है उमेदाराम बेनीवाल के तमाम वादों और तमाम दावों को लेकर? इनका साफ तौर पर कहना है कि अब तक जिन जिन चीज़ों की कमी, जैसे कि पानी, शिक्षा, रिफाइनरी, तमाम जो मुद्दे हैं उस पर तेज़ी से काम होगा और जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो विकास की ओर अग्रसर होगा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।